जय हिंद। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है द वैदिक एज। वैदिक एज जो कि देखने को मिलती है लगभग 1500 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में। इस वैदिक एज की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे वैदिक एज की हम फाउंडेशन रखेंगे। वैदिक एज की फाउंडेशन रखने के बाद हम बात करेंगे अबाउट थ्योरीज ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस के बारे में। आर्यंस के ओरिजिनल होम को लेके कई सारी थ्योरीज चलती हैं। कौन कौन सी थ्योरीज चलती हैं उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे वैदिक एज के मैप को और देखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स को। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और हमने ये देखा था कि लगभग 1900 बीसी आते आते ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने डिक्लाइन की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देगा और लगभग 1300 बीसी आते आते ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ एक और नया सिविलाइजेशन, एक और नया कल्चर डेवलप हो रहा था। ये जो एक और नया सिविलाइजेशन, एक और नया कल्चर डेवलप हो रहा था, इसी को बुलाया जाता है वैदिक कल्चर। एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन पे था, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ वैदिक कल्चर का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था, वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था। ये जो दौर है वैदिक कल्चर का, इसको आम तौर पर वैदिक एज बुलाया जाता है। वैदिक एज क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इस वैदिक कल्चर के बारे में, इस वैदिक एज के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास में है उस जानकारी का प्राइमरी सोर्स है वैदिक टेक्स्ट। वैदिक एज के दौरान बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट लिखे गए और ये जो वैदिक टेक्स्ट हैं इनको पढ़ने समझने के बाद हमें जानकारी मिली है इस वैदिक एज की, इस वैदिक कल्चर की। वैदिक टेक्स्ट प्राइमरी सोर्स हैं लेकिन इनके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं, एज अ मदद काम करते हैं। बट जो प्राइमरी सोर्स है इस वैदिक एज को समझने के लिए वो प्राइमरी सोर्स है वैदिक टेक्स्ट। ये जो वैदिक टेक्स्ट हैं इनको किसने कंपोज किया? इंडो आर्यंस ने इन वैदिक टेक्स्ट को कंपोज किया। इंडो आर्यंस वर द कंपोजर्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट। सवाल आता है कि ये जो टर्म है इंडो आर्यंस, इसका मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल। इंडो आर्यंस वर द स्पीकर्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। एक जो बेहद लंबी चौड़ी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस चलती है उसके अंदर एक ब्रांच देखने को मिलती है, इंडो ईरानियन ब्रांच। इस इंडो ईरानियन ब्रांच के एक सब ग्रुप के स्पीकर्स को क्या बुलाया जाता है? इंडो आर्यंस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अभी तक हमने क्या देखा कि एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन पे था और दूसरी तरफ वैदिक कल्चर का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था। ये जो वैदिक कल्चर है इस दौर को आम तौर पर वैदिक एज बुलाया जाता है। और वैदिक एज क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इस वैदिक एज की, इस वैदिक कल्चर की जितनी भी जानकारी हमारे पास में है उसका प्राइमरी सोर्स है वैदिक टेक्स्ट। और ये जो वैदिक टेक्स्ट हैं इनको किसने कंपोज किया? इनको कंपोज किया इंडो आर्यंस ने। किसने किया? इंडो आर्यंस ने किया। और इंडो आर्यंस कौन हुआ करते थे? दे वर द स्पीकर्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, ऋग्वेद के जो कंपोजर्स हैं वो खुद को आर्य बुलाते हैं। ऋग्वेद के कंपोजर्स खुद को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाते हैं? आर्य बुलाते हैं। और ये जो टर्म है आर्य, ये बेसिकली कल्चरल टर्म है, ये बेसिकली एथनिक टर्म है। ये जो टर्म है आर्य ये आज की डेट में भी आम तौर पर आपको सुनने को मिलता होगा।
और इस टर्म आर्य में जो शब्द है अर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। अर का लिटरल मीनिंग होता है कंपेनियन, साथी। और संस्कृत में इस टर्म का मतलब होता है फेवरेबली डिस्पोज्ड न्यू कमर्स। न्यू कमर्स के लिए इस शब्द को यूज किया जाता है संस्कृत में। लेकिन लेटर ऑन इसका मतलब क्या निकलने लगा? इसका मतलब निकलने लगा मैन ऑफ गुड फैमिली, नोबल्स। बेहद सिंपल। ऋग्वेद के जो कंपोजर्स हैं वो खुद को क्या बुलाते हैं? आर्य बुलाते हैं। एक जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है वो है कि ये जो आर्यंस हैं जो कि अल्टीमेटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेटल होंगे, उनका ओरिजिनल होम कहां था? और ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस को लेके बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, खूब सारा डिबेट डिस्कशन चलता है, लेकिन कोई भी कंसेंसस नहीं है, कोई भी सहमति नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल होम कहां था। कई सारी थ्योरीज चलती हैं, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात होती है यूरोपियन थ्योरी के बारे में। और ये जो यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, प्रोपाउंडर्स हैं, उनका मानना ये है कि यूरोप वॉज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो हैं वो कहां से आए? यूरोप से आए। आर्यंस यूरोप से आए और इंडिया की तरफ माइग्रेट करेंगे और अल्टीमेटली इंडिया में सेटल हो जाएंगे। ये जो यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, इनका मानना है कि आर्यंस जो हैं वो प्राइमरीली ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन से आए। यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर्स का मानना है कि ये जो आर्यंस हैं ये सेमी नोमैडिक पीपल हुआ करते थे, घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। और इसी नोमैडिक एट्रीब्यूट के चलते ये जो आर्यंस हैं ये अल्टीमेटली यूरोप से कहां पे पहुंचे? इंडिया में पहुंचे और इंडिया में सेटल हो गए। ये जो यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं ये किस बेसिस पे ये कहते हैं कि आर्यंस का होमलैंड यूरोप हुआ करता था? बेसिस हैं लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। यूरोप में जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत के अंदर एक वर्ड है मैत्री और एक वर्ड है पित्री, और लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है मैटर और एक वर्ड है पेटर। तो आपको दिख रहा होगा लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। टर्किश लैंग्वेज में एक शब्द है इनार और हमारे वेदास में एक शब्द देखने को मिलता है इंद्र। इस लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे यूरोपियन थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो आर्यंस हैं ये यूरोप से आए। उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर यूरोप से नहीं आए होते तो इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी कैसे देखने को मिलती। ये जो यूरोपियन थ्योरी है इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर, इसके सबसे बड़े सपोर्टर सर विलियम जोन्स हुए। सर विलियम जोन्स ने 1786 में सबसे पहली बार बात की इस यूरोपियन थ्योरी के बारे में। लेकिन सर विलियम जोन्स के अलावा भी और बहुत सारे सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के। जैसे एक इंसान हुए गिल्स, और गिल्स का मानना यह है कि ये जो आर्यंस हैं ये हंगरी वाले रीजन से आए। गिल्स के अलावा एक इंसान हुए श्रोडर, और श्रोडर का मानना यह है कि ये जो आर्यंस हैं ये फ्रांस वाले रीजन से निकले। एक बेहद पॉपुलर इंसान है पी नेहरिंग, और पी नेहरिंग का कहना यह है कि ये जो आर्यंस हैं ये स्टेपीज वाले रीजन से निकले। सदर्न रशिया में जो स्टेपीज वाला रीजन है वहां से आर्यंस जो वो चल के आए और इंडिया पहुंचे। और एक इंसान है मॉर्गन, और मॉर्गन का कहना यह है कि आर्यंस का जो होमलैंड है वो वेस्टर्न साइबेरिया वाले रीजन में हुआ करता था। वेस्टर्न साइबेरिया वाले रीजन से ये जो आर्यंस हैं ये इंडिया है। लेकिन इस यूरोपियन थ्योरी के जो सबसे बड़े प्रोपाउंडर हैं वो हैं सर विलियम जोन्स। ये जो नाम है ये नाम याद रखना, बेहद सिंपल। यूरोपियन थ्योरी के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि आर्यंस का जो ओरिजिनल होम हुआ करता था वो यूरोप हुआ करता था, और यूरोप से, खासकर ईस्टर्न यूरोप से ये जो आर्यंस हैं ये आर्यंस इंडिया आए। और इनके आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प लेते हैं लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज की। यूरोपियन थ्योरी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर एक और थ्योरी है सेंट्रल एशियन थ्योरी। और ये जो सेंट्रल एशियन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं इनका कहना है कि सेंट्रल एशिया
वॉज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से निकले। ये जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इसको आर्यंस का होम कंसिडर किया जाता है अंडर दिस सेंट्रल एशियन थ्योरी। और सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कंपैरेटिव स्टडीज की हेल्प ली जाती है। जो ईरानियन टेक्स्ट हैं, ईरानियन टेक्स्ट जिनको अविस्ता बुलाया जाता है, और जो हमारे वेद हैं, उनके बीच में लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी सिर्फ वर्ड्स में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ शब्दों में देखने को नहीं मिलती, कॉन्सेप्ट्स में भी देखने को मिलती है। तो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी जो है वो थोड़े गहरे लेवल पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ईरानियन टेक्स्ट की अगर बात करें और वेदास की अगर बात करें, तो एच और एस वर्ड में इंटरचेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। ईरानियन टेक्स्ट में शब्द यूज होता है हेप्ता हिंदू, और हमारे वेदास में शब्द यूज होता है सप्त सिंधु। ईरानियन टेक्स्ट में शब्द यूज होता है अहुरा, और हमारे वेदास में शब्द यूज होता है असुरा। ईरानियन टेक्स्ट में शब्द यूज होता है हौमा, और हमारे वेदास में शब्द यूज होता है सोम। ईरानियन टेक्स्ट में शब्द यूज होता है दाहा, और हमारे वेदास में शब्द यूज होता है दशा। तो एच और एस वर्ड में बड़ी ही स्टार्किंग इंटरचेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इस लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, और ये जो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है ये सिर्फ वर्ड्स के लेवल पे नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे भी है। इसके बेसिस पे इस सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है। ये जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है, इसको किसने प्रोपाउंड किया? इसके सपोर्टर कौन है? मैक्स मुलर। और ये नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दी? मैक्स मुलर ने दी। और इनका क्या कहना है कि भाई सेंट्रल एशिया वॉज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो हैं वो इंडिया कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। और आर्ग्यूमेंट सपोर्ट किस बेसिस पे किया जाता है? वही लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। लेकिन लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी थोड़ी गहरे लेवल पे दिखती है, सिर्फ वर्ड्स के लेवल पे नहीं, कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे भी दिखाई देती है। फिर एक चलती है तिब्बत थ्योरी। नाम से क्लियर है, तिब्बत थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि तिब्बत वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। तिब्बत जो है वो ओरिजिनल होम हुआ करता था आर्यंस का, और तिब्बत से ये जो आर्यंस हैं ये इंडिया है। और इसको सपोर्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ वेदास एंड आर्यन टेक्स्ट। ये जो तिब्बत थ्योरी है ये किसने दी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। तिब्बत थ्योरी किसने दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। फिर एक बड़ी ही पॉपुलर थ्योरी चलती है आर्कटिक एशियन थ्योरी। और ये जो आर्कटिक एशियन थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो नदर्न आर्कटिक रीजन है उसको आर्यंस का होमलैंड कंसिडर किया जाता है। जो नदर्न आर्कटिक रीजन है उसको आर्यंस का होमलैंड कंसिडर किया जाता है इस आर्कटिक एशियन थ्योरी में। और सपोर्ट किस बेसिस पे किया जाता है? हमारे जो वेद हैं, हमारे वेदों में बात की गई है ऐसे टाइम पीरियड की जब 6 महीने तक दिन देखने को मिलता था और 6 महीने तक रात देखने को मिलती थी। और ये जो फिनोमिना है ये ज्योग्राफिकली आर्कटिक रीजन में ही देखने को मिलता है। अगर हमारे वेद ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये जो नदर्न आर्कटिक रीजन है ये शायद आर्यंस का होमलैंड हुआ करता था। ये जो आर्कटिक एशियन थ्योरी है इसको किसने दिया? इसके प्रोपाउंडर कौन है? इसके प्रोपाउंडर हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडियन थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले यूरोपियन थ्योरी, इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर कौन है? सर विलियम जोन्स। और यूरोपियन थ्योरी क्या कहती है? ये जो आर्यंस है इनका घर यूरोप हुआ करता था, यूरोप से ये लोग इंडिया आए। बेसिस क्या है? लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। यूरोपियन थ्योरी के बाद हमने बात की सेंट्रल एशियन थ्योरी के बारे में। और सेंट्रल एशियन थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है? मैक्स मुलर। और इनका कहना क्या है कि सेंट्रल एशिया वाज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। और ये भी लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फिर हमने बात की तिब्बत थ्योरी के बारे में। तिब्बत थ्योरी किसने दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। और इनका कहना है कि तिब्बत वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस।
फिर हमने बात की आर्कटिक एशियन थ्योरी के बारे में, और ये जो आर्कटिक एशियन थ्योरी है ये किसने दी? बाल गंगाधर तिलक ने दी। और इनका कहना है कि नदर्न आर्कटिक रीजन जो है वो आर्यंस का ओरिजिनल होम हुआ करता था। ये जो आर्कटिक एशियन थ्योरी है इसको किस बेसिस पे सपोर्ट किया जाता है? हमारे वेदास के अंदर बात की गई है एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जब 6 महीने तक दिन देखने को मिलता था और 6 महीने तक रात देखने को मिलती थी, और ऐसा सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही होता है। तो इस बेसिस पे ये जो आर्कटिक एशियन थ्योरी है इसको सपोर्ट किया जाता है। फिर एक चलती है इंडियन थ्योरी, और इंडियन थ्योरी के तहत ये कहा जाता है कि आर्यंस जो हैं वो इंडिजीनियस थे, वो यहीं के रहने वाले थे, कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के रहने वाले थे, इंडिजीनियस थे। और ये जो इंडियन थ्योरी है इसको किस बेसिस पे सपोर्ट किया जाता है? वेदास है हमारे, वेदास में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारे पास डेफिनेट लिटरेरी एविडेंस है। वेदास में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें समझें तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग थे ये इंडिजीनियस थे, यहीं के रहने वाले थे। आर्यंस जो हैं वो खुद ये कहते हैं कि जो सप्त सिंधु वाला रीजन है यही हमारा घर है। तो सप्त सिंधु वाले रीजन को आर्यंस खुद अपना घर बताते हैं। संस्कृत जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकल्स देखने को मिलते हैं। सोचो, इंडो यूरोपियन वोकल्स सबसे ज्यादा संस्कृत में देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पे डेवलप हुई है, विच मींस कि कहीं ना कहीं ये जो आर्यंस हैं ये इंडिजीनियस लोग रहे होंगे। इसी इंडियन थ्योरी के तहत जो हमारे वैदिक आर्यंस हैं वो सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स के बारे में भी बात करते हैं, और ये जो सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स हैं इनका ओरिजिन ही इंडियन है। इतना सारा टेक्स्ट हमारे पास में है जो कि ये जस्टिफाई करता है, जो कि ये बताता है कि ये जो आर्यंस हैं ये इंडिजीनियस होंगे। इनफैक्ट ऋग्वेद को अगर पढ़ा जाए समझा जाए तो ऋग्वेद का जो ज्योग्राफिकल डेटा है वो बात करता है आज के पंजाब और उसके आसपास वाले रीजन की। और ऋग्वेद के कंपोजर्स या वेदास के कंपोजर्स खुद को आर्य बुलाया करते थे। अब ज्योग्राफिकल डेटा ही ये बता रहा है कि पंजाब वाले रीजन में ये लोग रहते थे। ऋग्वेद के अंदर जो रिवर्स के ऊपर हाइम्स लिखी गई हैं उनमें हमारे पर्टिकुलर रीजन की बहुत सारी रिवर्स के नामों को मेंशन किया गया है। आर्यंस यहीं के होंगे तभी तो उनको इनके नाम पता होंगे, तभी तो नाम मेंशन किए गए। जो फ्लोरा एंड फौना मेंशन किया गया है ऋग्वेद में वो सिमिलर है हिमालयन रीजन के जैसे। और हिमालयन रीजन के जैसे सिमिलर है इसका मतलब क्या है? कि लोग यहीं के रहने वाले होंगे। तो एक इंडियन थ्योरी भी है जो कि ये कहती है कि ये जो आर्यंस हैं ये इंडिजीनियस लोग हुआ करते थे। ये जो इंडियन थ्योरी है इसके प्रोपाउंडर्स कौन है? सबसे बड़े तो संपूर्णानंद और एसी दास। संपूर्णानंद और एसी दास का ये कहना है कि ये जो आर्यंस हैं ये सप्त सिंधु वाले रीजन से बिलोंग करते थे। लेकिन संपूर्णानंद और एसी दास के अलावा और भी लोग हैं, जैसे गंगानाथ झा। गंगानाथ झा का ये कहना है कि ब्रह्म ऋषि वाला जो रीजन है जहां पे गंगा और यमुना मिलती है, ब्रह्म ऋषि वाला जो रीजन है वहां पे होमलैंड हुआ करता था इन आर्यंस का। फिर एलडी काला है, एलडी काला जो है वो कश्मीर को घर बताते हैं आर्यंस का। आरवी पांडे हैं, आरवी पांडे मध्य प्रदेश को घर बताते हैं आर्यंस का। लेकिन ये जो इंडियन थ्योरी है इस इंडियन थ्योरी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो इंडिजीनियस बोल रहे हैं, लेकिन इंडिजीनियस किस बेसिस पे बोल रहे हैं? वेदास लिटरेरी एविडेंस है, लिखे हुए हैं। आर्यंस खुद बताते हैं कि ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है ये हमारा होम है। संस्कृत में सबसे ज्यादा ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकल्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हमारा जो ऋग्वेद है वो पंजाब और उसके आसपास वाले रीजन के ज्योग्राफिकल डेटा की बात करता है। बहुत सारे रिवर्स के नाम मेंशन किए गए ऋग्वेद में। फ्लोरा एंड फौना जो है वो हिमालयन रीजन के जैसा है। तो इस बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये जो आर्यंस हैं इनका घर यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट हुआ करता था, ये इंडिजिनियस लोग हुआ करते थे। और इसके जो प्रोपाउंडर्स हैं उनमें संपूर्णानंद और एसी दास कहते हैं कि ये सप्त सिंधु वाले रीजन से बिलोंग करते थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि वाले रीजन से बिलोंग करते थे। एलडी काला कहते हैं कि कश्मीर वाले रीजन से बिलोंग किया करते थे। और आरवी पांडे कहते हैं कि एमपी वाले रीजन से बिलोंग किया करते थे। बेहद सिंपल और इजी से बातचीत है। ये जो थ्योरीज हैं इन थ्योरीज को दिमाग में रखना। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना जरूरी है।
बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बेसिक सिंपल सी बातचीत है, थ्योरीज के बारे में होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कंक्लूजन कहाँ है इस चीज का, और कंक्लूजन के तौर पे जो डोमिनेंट और सबसे एक्सेप्टेड व्यू है वो ये है कि ये जो आर्यंस हैं, ना तो इन्होंने कोई इन्वेजन किया, ना तो इन्होंने कोई अटैक किया, ये बेसिकली सीरीज ऑफ इंडो आर्यन इमिग्रेशंस थे। मतलब कई लहरों में, कई बार में ये लोग माइग्रेट करते करते, चलते चलते इंडिया पहुंचे, और धीरे धीरे ये लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आके सेटल होने लगे। तो जो डोमिनेंट व्यू है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू है, वो ये है कि ये जो इंडो आर्यंस हैं, देवर इमिग्रेंट्स, और ये एक बार में नहीं आए, सीरीज ऑफ इमिग्रेशंस देखने को मिले कई बार। पहले कुछ लोग आ गए, फिर कुछ लोग आ गए, फिर कुछ लोग आ गए, फिर कुछ लोग आ गए, और धीरे धीरे आते आते अल्टीमेटली ये जो इंडो आर्यंस हैं, ये जो आर्यंस हैं, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेटल होने की शुरुआत कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो अर्लीस्ट आर्यंस हैं वो सप्त सिंधु वाले रीजन में रहे, वो लैंड ऑफ सप्त सिंधु में रहे, और सिंधु रिवर आर्यंस के लिए अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, इंडस के आसपास पंजाब वाला रीजन है, दिस वॉज अर्लीस्ट इनहेबिटेड बाय द आर्यंस। आर्यंस ने सबसे पहली बार इस सप्त सिंधु वाले रीजन में रहने की शुरुआत की, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। और पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश होने के पीछे एक तो यूज ऑफ हॉर्स चैरियट्स बड़ा रीजन रहा। इन लोगों को हॉर्स, घोड़े और हॉर्स चैरियट्स की जानकारी थी, और हॉर्सेस फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं, इजीली उनको राइड किया जा सकता है, इस वजह से ये पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाए। दूसरा, उस दौर के हिसाब से इनके पास में सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। भाई घोड़े हैं, घोड़े सुपीरियर हैं पहले से ही, थोड़ा बहुत मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी, और इस वजह से अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले रीजन में ये जो आर्यंस हैं, ये अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जिस रीजन में ये आर्यंस रहा करते थे, उस रीजन को 7 रिवर्स ड्रेन किया करती थी। उस रीजन में 7 रिवर्स देखने को मिलती थी। कौन कौन सी 7 रिवर्स देखने को मिलती थी? एक प्राइमरी रिवर इंदस, इंदस को सिंधु बुलाया जाता था, ये ऑलरेडी आपको पता है। और इंदस की 5 ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज? एक झेलम, झेलम को वतीस्ता बुलाया जाता था। दूसरी ब्यास, ब्यास को विपासा बुलाया जाता था। तीसरी चेनाब, चेनाब को अस्किनी बुलाया जाता था। चौथी रावी, रावी को पुरुषनी बुलाया जाता था। और पांचवी सतलज, सतलज को सुतधरी बुलाया जाता था। 7 रिवर्स इस रीजन को ड्रेन किया करती थी। कौन कौन सी 7 रिवर्स इस रीजन को ड्रेन करती थी? एक तो खुद इंदस, जिसको सिंधु बुलाया जाता था। फिर इस इंदस की 5 ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज? एक झेलम, जिसको वतीस्ता बुलाया जाता था। दूसरी व्यास, जिसको विपासा बुलाया जाता था। तीसरी चेनाब, जिसको अस्किनी बुलाया जाता था। चौथी रावी, जिसको पुरुषनी बुलाया जाता था। और पांचवी सतलज, जिसको सुतुधरी बुलाया जाता था। और इसके अलावा एक सरस्वती रिवर, जो मॉडर्न घग्गर हाकरा बेल्ट है, वहां पे देखने को मिलती थी सरस्वती रिवर। ये वो 7 रिवर्स थी जो कि सप्त सिंधु वाले रीजन को ड्रेन करती थी। अच्छा, ये जो वैदिक एज के टेक्स्ट हैं, इनमें रिवर यमुना को और गंगा को बहुत रेयरली मेंशन किया गया है। रिवर यमुना को सिर्फ 2 बार मेंशन किया गया है, और गंगा को सिर्फ 1 बार मेंशन किया गया है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, इनको ये जो गंगा और यमुना वाला रीजन था, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। गंगा सिर्फ 1 बार मेंशन की गई है, और यमुना सिर्फ 2 बार मेंशन की गई है।
विच सिंपली मीन्स कि ये जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, इनको गंगा और यमुना वाला ये जो रीजन है, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अब फटाफट से एक बार जो वैदिक एज का मैप है, उस मैप को देख लेते हैं। ये है वैदिक एज का मैप, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंधु है, यहाँ पे इस सिंधु की ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर आपको गंगा दिखाई दे रही होगी, इधर आपको यमुना दिखाई दे रही होगी। तो ये जो वैदिक एज का मैप है, इस एज के मैप को भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेना, थोड़ा सा आइडिया बिठा लेना कि कैसा दिखता था वैदिक एज का मैप। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये शॉर्ट नोट्स। हालांकि पूरी इमेज मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन बेसिक आइडिया आप ले सकते हो। वैदिक एज की अगर बात करें तो वैदिक एज की शुरुआत लगभग 1500 बीसी से लेके 600 बीसी 500 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। और ये जो वैदिक एज है, इसको भी दो में डिवाइड करके देखा जाता है। एक अर्ली वैदिक एज है, और अर्ली वैदिक एज का प्राइमरी सोर्स क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं। जब हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। और दूसरी लेटर वैदिक एज है, और ये जो लेटर वैदिक एज है, इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर बात करें अर्ली वैदिक एज के बारे में तो ये जो आर्यंस हैं, ये बेसिकली इंडो आर्यंस कब आए इंडिया में? लगभग 1500 बीसी में आए। जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, वही अल्टीमेटली संस्कृत के डेवलपमेंट के लिए लीड करेंगी। ये जो आर्यंस हैं, इनके ओरिजिन को लेके मल्टीपल थ्योरीज हैं, अभी हम पढ़ के आए। जैसे कुछ लोग कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए, कुछ कहते हैं जर्मनी से आए, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए, कुछ कहते हैं सदर्न रशिया से आए, कुछ कहते हैं कि इंडिजीनियस थे। ये जो आर्यंस हैं, इन्होंने सप्त सिंधु वाले रीजन को इनहेबिट करने की शुरुआत करी। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास वाला जो रीजन है, उसमें रहने की शुरुआत करी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सोसाइटी के बारे में अभी तक हमने बात की नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अभी तक हमने देखी नहीं है। इन सभी चीजों को इन डिटेल आगे चलते हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनको शेयर करने का पर्पस बड़ा सिंपल है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बना सकते हो। अब शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जब सेशन चल रहा होता है तभी आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो 2-4 बार के रिवीजन के बाद आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको लिखनी होती हैं इंपॉर्टेंट चीजें या ऐसी चीजें जो कि आपको याद नहीं हो रही हैं। शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि कभी भी 2 मिनट लगे, आपने खोले, रिवाइज कर लिया। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनको बनाने की आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, और ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। महीना 15 दिन काम करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए किस तरीके के शॉर्ट नोट्स सूटेबल हैं। तो इस पर थोड़ी मेहनत करना, बिकॉज एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बेहद ईजी हो जाएंगी। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।